हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीटीयू वर्कशॉप स्टाफ के लिए मिनी मॉक टेस्ट की क्लास जो है वो 13th को अटैम्प्ट करेंगे। जैसे हमने क्लास 12 में मिनी मॉक टेस्ट किया था जिसके अंदर आपके पास इंग्लिश, जीके और मैथ से क्वेश्चंस थे, तो इसी तरह से क्लास 13 में भी हम मिनी मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे। ये पार्ट 1 है, 2 पार्ट में आपका पेपर होगा। पार्ट 1 में इंग्लिश, जीके, मैथ और कंप्यूटर आएगा और पार्ट 2 में आपके पास स्टेट के क्वेश्चन आएंगे। तो पार्ट 1 से इंग्लिश, जीके और मैथ के क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्लास 13th है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपके पास मैथ से रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि टू गेट नंबर 40 द नंबर 6/9 शुड बी मल्टीप्लाइड विद। कह रहा है कि अगर 40 हमें चाहिए तो 6 से ही 2/3 को किससे गुणा किया जाए। तो हमें नंबर चाहिए 40 और कह रहा है कि इस 40 को लेने के लिए हमें 6/9 को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए। एक तरीका तो ये है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 6 9 54, 54 प्लस 2 56 डिवाइडेड बाय 9 इंटू में x। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल देंगे, ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 56। इसको सॉल्व करोगे जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, एक क्विक अप्रोच अपनानी है हमें यहाँ पर जो नंबर चाहिए वो चाहिए 40, यानी कि एक कंप्लीट नंबर चाहिए, एक पूर्ण संख्या चाहिए हमें। ठीक है, एक पूर्ण संख्या चाहिए। तो 40 कंप्लीट नंबर लेने के लिए ये 6/9 जो है, एक कंप्लीट नंबर अगर मेरे को चाहिए तो मतलब मेरे को ये नीचे से 9 को हटाना पड़ेगा। अगर ये 9 को हटाना है तो ऊपर कोई नंबर ऐसा होगा जो कम्प्लीटली 9 से डिवाइड हो जाता होगा। तो यहाँ देख लेते हैं कि जरा 9 को हटाने के लिए कौन सा नंबर है जो कम्प्लीटली 9 से जो है वो हट जाता है। तो 7 7 से 49 होता है, 49 अगर प्लस 3 करें तो 52 होता है, 52 9 के टेबल में नहीं आता। साथ ये 21 और 5 कितना होता है हमारे पास 26, 26 9 के टेबल में नहीं आता। 6 7 42, 42 और 3 45। ठीक है ना, 6 7 42, 42 और 3 45, ये ऑप्शन में आ सकता है। ये आंसर होता है 6 7 42 और 3 कितना 45। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर होने वाला है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर डी को उठाता हूँ तो 6 7 जा 42 प्लस 3, तो ये पहली बात तो ये हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय, इस ऑप्शन को अगर हम पिक करते हैं तो 6 7 जा 42 प्लस 3 कितना हो जाएगा 45/7 हो जाएगा। ये 5 पे कटेगा और ये 8 पे कटेगा, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो थोड़ी सी क्विक अप्रोच भी आपको देखनी है कि कैसे क्वेश्चन को टैकल किया जाए। बाकी दोनों तरीके ठीक हैं, जैसे आपको ठीक लगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास डीआई से है। डीआई से भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कह रहा है कि नीचे दिया गया चित्र देश और आयु के अनुसार उन लोगों का विवरण दर्शाते हैं जो व्यापार स्थापित करने के लिए चीन गए थे। यानी कि द बिलो फिगर गिव्स द कंट्री वाइज एंड एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके नीचे एज वाइज है। हु विजिटेड चाइना फॉर बिजनेस सेटअप। तो ऊपर वाली जो फिगर है ये आपके पास कंट्री वाइज है और ये नीचे वाली जो है वो बिजनेस एज वाइज है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में एक सेकेंड, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है इफ अ गिवन ईयर 5 लाख विजिटेड चाइना, 5 लाख लोग जो थे वो चाइना गए। देन द नंबर ऑफ अमेरिकन आपको बताने हैं, कंट्री का बता दिया कि अमेरिकन बताने हैं। हु विजिटेड एट विद द एज अबव 40 ईयर, और एज ग्रुप आपको बता दी कि अबव 40 है। तो पहली बात तो हमें ये पता लग गया कि 5 लाख लोग गए थे कहाँ पर, चाइना में। अगर मैं इसको देखूँ तो पहली बात तो हमें ये पता लग गया कि 5 लाख लोग गए थे चाइना में। एज ग्रुप अमेरिकन का बताया गया है, अमेरिकन है ये वाले, यानी कि इसका 60%। और जो अमेरिका गए थे उनमें से आपको बताना है कि अबव जो थे, अबव 40 कितने थे। जो अमेरिका गए हैं उनमें से आपको बताना है कि अबव 40 कितने गए थे। तो अगर मैं अबव 40 देखता हूँ तो मेरे को ये वाला ऑप्शन दिखाई देता है। ये ऑप्शन अबव 40 कितने हैं 20% है, तो इसका कितना आ जाएगा 20% हम निकालेंगे। तो 1 2 1 2 1 2 1 2 6 12, 12 पंजे कितना होता है 12 पंजे 60 होता है। और देख लेते हैं कि भाई आपका 60,000 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है ये 60,000। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, एज वाइज आपका DI वाइज ये क्वेश्चन था, DI था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन में यहाँ पर बोला गया है 25 + 5, फिर ऑफ लगाया गया है, देन ब्रैकेट यहाँ पर लगाई गई है, 12 लिखा गया है, प्लस पहले हम इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 में से 3 गया, कितना बचेगा 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो +3 ये ब्रैकेट लगा के 5 - 8 + 3 ये हो जाएगा, माइनस के 18 है, फिर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 7 में से 3 गया 4, 4 दूनी 8, फिर 5 - 8 + 3, 5 और 3 8 - 8 कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 + 5 ऑफ ब्रैकेट 12 + 0 माइनस के 18 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 3। 12 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 18 गए तो कितना बचेगा, माइनस का 6, तो 25 + 5 ऑफ -6, माइनस का ही बचेगा ना। 7 में से 3 गया, कितना बचेगा, 7 में से 3 गए 4 - 8, 5 और 3, ये 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 - 8 कितना हुआ 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, 3 × 0 0 हो जाएगा। मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ आई थिंक, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में यही गड़बड़ रहती है। एक बार वापस से करते हैं। पहले हमने इसको सॉल्व करा तो 7 में से 3 गया 4, 4 दूनी 8 हुआ, तो -8 हो जाएगा। 5 और 3 कितना हुआ 8, 8 और 8 0 हो जाएगा, 3 × 0 0 हो जाएगा, 12 माइनस, ठीक है हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो 25 + 5 ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा तो 0 हो गया, तो 12 + 0 -18 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 3। 12 में से 18 गया, कितना बचेगा, 18 में से 12 गया तो कितना बचेगा 6, तो -6 बचेगा, प्लस 5 ऑफ -6 डिवाइडेड बाय 3। तो फिर अब ऑफ सॉल्व होगा, तो 6 पंजे कितना हुआ 30, तो 25 माइनस में 30 डिवाइडेड बाय 3। अब डिवाइड सॉल्व होगा तो 25 माइनस में 10 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये 15 आ जाएगा। आपके पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आपको ध्यान से करने हैं, क्योंकि जल्दबाजी में गड़बड़ होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, कहता है कि 23 पीपल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days। आफ्टर 6 days 8 ऑफ द वर्कर लेफ्ट। 6 दिन के बाद 8 बंदे चले जाते हैं। हाउ मैनी डेज फ्रॉम देन विल इट टू टेक कंप्लीट द वर्क। कह रहा है कि 23 बंदे जो हैं वो किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन के बाद 8 बंदे जो हैं वो काम को छोड़ देते हैं। तो 6 दिन तक तो काम हुआ, टोटल 18 दिन में होता है, 6 दिन तक काम हो गया, तो 23 बंदे, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकली समझें, तो 23 बंदे 18 दिन में काम कर सकते हैं। कह रहा है कि आफ्टर 6 डेज, 6 दिन के बाद, तो अगर 6 दिन निकाल दें तो 6 दिन तक कुछ तो काम हुआ होगा, तो 6 दिन निकाल दें तो कितने रह जाएगा 12। तो 23 बंदों ने जो काम 12 दिन में करना था, 23 बंदों ने जो काम 12 दिन में करना था वही काम, अब 8 बंदे चले गए तो 23 में से 8 के कितना बचेगा 15। तो जो काम वही काम 15 बंदे कितने दिन में करेंगे, ये आपको निकालना है। तो 23 बंदों ने जो काम 12 दिन में करना था वही काम 15 बंदे कितने दिन में करेंगे। तो 23 × 12 डिवाइड बाय 15 कर देंगे, 3 पंजे 15 होता है, 3 चौके 12 होता है, और 80 + 12 ये कितना हो जाएगा 92, 92/5 कटिंग करेंगे, 5 एकम में 5, 42, 5 8 40, 18.4। ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा बी सही। तो थोड़ा क्वेश्चन को लॉजिकली समझेंगे तो जल्दी क्वेश्चन को निकल जाएगा। नहीं तो और भी तरीके हैं इसको क्वेश्चन को करने के, आप को लेट करके कर सकते हैं क्वेश्चन को, कि हमने वर्क मान लिया कि इतना था, लेकिन वो थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा, इसलिए हमने इसको इस तरीके से कर लिया कि 23 बंदे पूरा काम 18 दिन में कर सकते थे। 6 दिन बीत गए तो दिन कितने रह गए 12 रह गए, और 8 बंदे चले गए तो बंदे कितने रह गए 15 रह गए। 23 बंदे जो काम 12 दिन में कर सकते थे, बचा हुआ वही काम 15 बंदे कितने दिन में करेंगे। यही हमसे पूछा गया था कि हाउ मैनी डेज फ्रॉम देन विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, आपको एचसीएफ बताना है किसका, 42 का, 63 का और 140 का। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट नंबर होता है, HIGHEST, हाईएस्ट नंबर होता है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो हम हाईएस्ट नंबर से ही देख लेते हैं। तो अगर मैं 7 को पिक करता हूँ तो 7 42 को भी डिवाइड कर देता है, 63 को भी कर देता है, और 140 को भी कर देता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मैथ के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल मैंने थोड़ा सा इजी रखा है, क्योंकि आगे जब
पेपर नज़दीक होगा तो मैं क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। अभी क्वेश्चन का लेवल इजी इसलिए है क्योंकि आपके कंसेप्ट को जो है वो क्लियर होते रहे, थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ताकि आप बड़े क्वेश्चन भी यानी कि जो टफ क्वेश्चन है वो भी कर पाए। ठीक है, अगले सेशन पे आते हैं, अगले उस पर आते हैं। यहाँ से हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये है आपके पास किसका, जीके का क्वेश्चन, कि आपको पता है कि जीके भी आएगी। एक सेकेंड, चलिए। कह रहा है कि व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डैश इज लिबरेटेड। हिंदी में अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कह रहा है कि जब एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश निकलता है। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि जब एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या निकलता है, ये आपको बताना है। कह रहा है कि व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डैश इज लिबरेटेड, तो क्या निकलेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जो है वो उत्पन्न होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड। जो फिल्ट्रेशन यूनिट होती है किडनी की, उसे हम क्या कहते हैं। वृक्क की निस्पंदन इकाइयों को डैश कहा जाता है। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपके पास हो जाएगा क्या, डी सही। उसे क्या बोला जाता है, उसे हम नेफ्रॉन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर लाइज, यानी कि अवतल दर्पण के वक्रता का केंद्र डैश पर स्थित होता है। अवतल दर्पण के वक्रता का केंद्र कहाँ पर स्थित होता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर लाइज, तो ये कहाँ होता है, ये होता है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कहाँ पर होगा ये, फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज अ पार्ट ऑफ पटकाई रेंज। ये स्टैटिक जीके से है क्वेश्चन, क्योंकि स्टैटिक जीके भी आएगी तो एक दो क्वेश्चन स्टैटिक जीके भी हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पटकाई श्रृंखला का एक हिस्सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज अ पार्ट ऑफ द पटकाई रेंज। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पटकाई श्रृंखला का एक हिस्सा है। तो पटकाई श्रृंखला का एक हिस्सा कौन सा है, वो है लुशाई पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लुशाई पहाड़ियाँ जो है वो पटकाई श्रृंखला का एक हिस्सा है। और ये कहाँ पर है, ये बॉर्डर ऑफ त्रिपुरा एंड मिजोरम के बॉर्डर पे है ये पहाड़ियाँ। ध्यान रखेंगे, ये किसके बॉर्डर पर है, ये है बॉर्डर ऑफ त्रिपुरा एंड मिजोरम। त्रिपुरा एंड मिजोरम के बॉर्डर पे है ये कौन सी, लुशाई पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, बैंक नोट और चेक किस प्रकार के धन के उदाहरण हैं। बैंक नोट और चेक किस प्रकार के धन के उदाहरण हैं, यानी कि बैंक नोट्स एंड चेक आर द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मनी। तो ये किस तरह की मनी है, ये आपके पास फाइड्यूशियरी मनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये कौन सी मनी है, ये आपके पास है विश्वासात्रित मुद्रा। कौन सी है ये, विश्वासात्रित मुद्रा है, यानी कि फाइड्यूशियरी मनी है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं इंग्लिश के सेशन की ओर। तो इंग्लिश का आज का पहला क्वेश्चन है, कहता है कि द बॉटम सरफेस ऑफ द सी इज अ थिक स्लरी ऑफ फ्लोटिंग आइस क्रिस्टल एंड माई डिसेंट डैश देम इन मोशन। बोला गया है, द बॉटम सरफेस ऑफ द सी आइस इज अ थिक स्लरी एंड ऑफ फ्लोटिंग आइस क्रिस्टल एंड माई डिसेंट डैश देम इन मोशन। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है कि क्या इसके अंदर आएगा। The bottom surface of the sea is a thick slurry of a floating ice crystal and my descent dash them in motion. हिंट दे देता हूँ, इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। ठीक है, हम यहाँ पर एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन वो अभी भी प्रेजेंट में चल रहा है। तो बॉटम सरफेस ऑफ द सी इज अ थिक स्लरी ऑफ फ्लोटिंग आइस क्रिस्टल एंड माई डिसेंट, क्या होगा, वो अभी भी उसके ऊपर मोशन में है। ठीक है, तो यानी कि पास्ट में एक्शन शुरू हुआ था, अभी भी चल रहा है, तो क्या आ जाएगा, हैज़ सेट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अपने डिसेंट की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यानी कि सेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है ही बॉट अ वेरी एक्सपेंसिव पीस ऑफ फर्नीचर फॉर हिज न्यू अपार्टमेंट। अगर आपको बताना है कि अगर ये ठीक है, ये अंडरलाइन पार्ट अगर ठीक है तो नो इम्प्रूवमेंट, अगर ये ठीक नहीं है तो इसकी जगह क्या आएगा। ही बॉट अ वेरी एक्सपेंसिव पीस ऑफ फर्नीचर फॉर हिज न्यू अपार्टमेंट। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फर्नीचर जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। वो कौन सा नाउन होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है ना, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे आपका फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते, इनका प्लूरल फॉर्म हम यूज नहीं करते। ठीक है, और अगर हमें प्लूरल फॉर्म में अनकाउंटेबल नाउन का जो है वो यूज़ करना होता है तो उनके साथ हमें जो है कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना होता है। जैसे इसने किया हुआ है, पीस ऑफ फर्नीचर हो गया, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड हो गया, इस तरीके के जो है वो हमें यूज़ करना होता है। तो इसके अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है द वे शी बिहेव्स एंटिक्टेड द गेस्ट। एंटोनियम उसको बताना है, और एंटोनियम आपको बताने के लिए इसका सिनोनियम आपको पता होना चाहिए। एंटाइज्ड या फिर एंटाइज्ड का मीनिंग क्या होगा ये आपको बताना है। एंटाइज्ड का मतलब होता है किसी को लुभाना, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया है, लुभाना। ठीक है, किसी को ऑफर करना, ठीक है, समथिंग नाइस, कुछ अच्छा ऑफर करना, किसी को लुभाना, उसे हम बोलते हैं एंटाइस या फिर एंटाइज्ड। आपको बताना है इसका एंटोनियम। एंटोनियम क्या होगा इसका, इसका एंटोनियम होगा रिपल्स्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। रिपल्स का मतलब क्या होता है, रिपल्स का मतलब होता है किसी को किसी को टू ड्राइव बाइक बाय फोर्स, यानी कि प्रतिकर्षित करना, ठीक है ना, पीछे हटाना, लुभाना, मतलब उसका अपोजिट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इनवाइट। आपको पता है किसी को इनवाइट करना। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, किसी को डांटना। और इसका मतलब परसुएड का मतलब क्या होता है, राजी करना। परसुएड का मतलब क्या होता है, राजी करना। तो एंटोनियम आपको बताना था एंटाइज का। एंटाइज का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, लुभाना, इसका अपोजिट आपको बताना था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है वन हु यूज बोथ द एंड्स इक्वली वेल। उससे आपको पता है जैसे वो 3 इडियट मूवी में था, दोनों हाथों को इक्वली जो यूज कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं, ये आपको पता है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है एरर का, द चिल्ड्रन वर लुक्ड ऑन बाय देयर ग्रैंडमदर आफ्टर देयर पेरेंट्स हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है। द चिल्ड्रन वर लुक्ड ऑन बाय देयर ग्रैंडमदर आफ्टर देयर पेरेंट्स हैड डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर जो एरर है वो बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में एरर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लुक्ड ऑन की जगह क्या आएगा, लुक्ड आफ्टर आएगा। लुक्ड ऑन का मतलब क्या होता है, टू वॉच समथिंग हैपनिंग विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। लुक्ड ऑन का मतलब क्या होता है, किसी को किसी चीज़ को देखना विदाउट किसी एक्शन के। मीन्स टू वॉच समथिंग हैपनिंग, कुछ हो रहा है उसको देखना बिना किसी एक्शन के लिए। और लुक्ड आफ्टर का मतलब क्या होता है, किसी की देखभाल करना, केयर ऑफ समवन और समथिंग, उसे हम क्या बोलते हैं, लुक्ड आफ्टर बोलते हैं। तो बी पार्ट में एरर है। लुक्ड ऑन की जगह क्या गया था, द चिल्ड्रन वर लुक्ड आफ्टर। चिल्ड्रन की देखभाल किसने करी, उसकी ग्रैंड मदर ने करी। किसके बाद, उसके पेरेंट्स की डेथ होने के बाद, तो उनकी केयर करी, यानी कि लुक्ड आफ्टर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास आज की वीडियो के इंग्लिश, मैथ और जीके से क्वेश्चंस। कंप्यूटर की क्लासेस में अलग से लेके आऊँगा। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि अगर आपका ये सपोर्ट रहा तो मैं आपके लिए फटाफट वीडियोस लेके आऊँगा और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा। क्वेश्चन की जो लेंथ है वो भी बढ़ाऊँगा, क्लास लंबी लूँगा, लाइव क्लासेस भी लूँगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करेंगे। और जो कैंडिडेट नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो धीरे धीरे मैं आपके लिए अलग अलग क्लासेस भी लेके आऊँगा, ठीक है ना। आपको पता है कि मैंने इलेक्ट्रीशियन के, मैकेनिक के क्वेश्चंस भी आपको करवाए हैं, तो इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अब अगले पार्ट में।
अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।